एक एक कर उन राज्यों की बात करते हैं जहां बीजेपी को अधिक नुकसान। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े राज्य जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी और जिस राज्य के चलते भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बड़े आंकड़ों की वजह से राज किया, जहां बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा नुकसान उसको उठाना पड़ा और अपने दम पर जिस तरीके से आंकड़े वो जुटाती थी उत्तर प्रदेश में, वो नहीं जुटा पाई, बल्कि विपक्ष को कमबैक का शानदार प्लेटफॉर्म भी इसी राज्य ने दिया। कभी शायद खुद अखिलेश यादव ने नहीं सोचा होगा कि वो देश में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल कर आएगी, इस वजह से कि उत्तर प्रदेश ने जाति पर वोट हुआ। और इतना ही नहीं, अमेठी और अयोध्या के नतीजे ने तो पूरे देश को चौंका दिया। अब इसके पीछे कारण क्या है वो आपको बता। कमजोर सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी ने 10 साल पहले अपने सियासी वनवास को खत्म करने के लिए अपने स्वर्ण वोट बैंक को साधते हुए गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव दलितों को जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी और इस बार आरक्षण के मुद्दे की वजह से गैर यादव, ओबीसी में खासकर मल्ला, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा जैसी जातियां बीजेपी से छिटककर सपा और कांग्रेस के साथ चली गई। और बसपा ने भी, भले ही बसपा ने कुछ गेन नहीं किया, लेकिन वोट डिवाइड करने में अंदरूनी बहुत ज्यादा विपक्ष की मदद की और काफ़ी सारी सीटों पर। अब दूसरी बात है राशन और कानून व्यवस्था पर निर्भरता। यूपी के 80 सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी ने कई नए प्रयोग किए थे, लेकिन चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि उनके सभी प्रयोग फेल साबित हुए। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क अभियान भी बेअसर नजर आ रहा है, वरना ये आंकड़े ऐसे नहीं आते। और एक नैरेटिव, 2 लड़कों की जोड़ी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी हिट रही या भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोर कुछ कड़ियां थी उसके चक्कर में इन दोनों को बूस्ट मिला। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया। अब देखिए, बीजेपी इसका ठीक से बचाव नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पिछड़े और दलित वर्ग में युवाओं को उनको समझाने में बीजेपी शायद नाकाम रही। अब बात करेंगे पश्चिम के राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र 5 साल तक हर दिन रणनीति बदली, हर दिन कुछ नया हुआ। जहां बीजेपी सत्ता में तो थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 14 सीटों का नुकसान हो गया। और जो डिवाइड हुआ शिवसेना का, एनसीपी का, वो इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पुराने स्ट्राइक रेट को अचीव करना चाहती थी। जमीन पे क्या हो रहा है या जमीन पे सीटें कम होंगी, इस बात का अंदाजा बीजेपी को 2 साल पहले हो गया था, इसीलिए इतनी मेहनत की गई। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? 14 सीटों का नुकसान हुआ। अब क्यों और कैसे हुआ, इसे समझिए। पहली वजह, एनडीए में दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिल पाए। दरअसल महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां महायुति और महाविकास अघाड़ी का वोट प्रतिशत बिल्कुल बराबर है। बीजेपी, शिवसेना जो शिंदे वाली है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत वाली एनसीपी के साथ तो आए, पर कहा जा रहा है कि जमीन पर कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं था और तालमेल न बन पाने के चलते ये नतीजे आए। नतीजा, वोट बैंक का ट्रांसफर नहीं हुआ। तभी तो बराबर मत प्रतिशत के बावजूद महाविकास अघाड़ी को जहां 30 सीटें मिली, तो वहीं महायुति 17 सीटों पर सिमट कर रह गई और ये भी बहुत बड़ा झटका था। महाराष्ट्र स्विंग स्टेट के रूप में था, महाराष्ट्र बहुत निर्णायक रूप में था इस चुनाव में। दूसरा मुद्दा, स्थानीय गुटबाजी और राजनीति। महाराष्ट्र की कई सीटों पर महायुति के उम्मीदवार आरोप लगा रहे थे कि घटक दलों के साथ उन्होंने साथ नहीं दिया चुनाव में ढंग से जमीन पर। मावल लोकसभा क्षेत्र में से शिवसेना के शिंदे के जो उम्मीदवार थे, शिंदे वाली शिवसेना के जो उम्मीदवार थे, श्रीरंग बारने ने तो नतीजा आने के बाद अजीत पवार की या उनके कार्यकर्ताओं पर प्रचार न करने के आरोप तक लगा दिए। और ऐसा ही कुछ आरोप हथकांगले लोकसभा क्षेत्र में एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा दिए। आप मतलब समझिए कि वो अलायंस तो था, पर काम एक दूसरे के लिए नहीं किया गया, जिसका यह नतीजा हुआ। अब तीसरी बात, कागज पर शेर, जमीन पर ढेर। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने कागज पर तो एक मजबूत गठबंधन बना लिया, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, लेकिन एनडीए में मजबूत विधायकों और सांसदों की संख्या में दम दिखा।
लेकिन जमीन पर क्या हुआ ये आप सबके सामने है। एनडीए में शिवसेना और एनसीपी अजीत के जो विधायक और सांसद तो आए, पर उनके वोटर नहीं आ पाए, वोटर बीजेपी की तरफ नहीं आ पाए।